हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 राजनीति विज्ञान भाग 2। और राजनीति विज्ञान भाग 2 की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला अध्याय नंबर 1 आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है भारत की आजादी। यदि हम आजादी की बात करते हैं तो लगभग 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद, क्योंकि वैसे तो कई वर्षों तक हम गुलाम रहे, इससे पहले मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 में भारत आजाद हुआ। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को 12 बजे से पहले पाकिस्तान आजाद हो गया और 15 अगस्त 12 बजे के बाद भारत आजाद हुआ, इसलिए कहते हैं मध्य रात्रि को। भारत आजाद होता, आजादी के बाद ही जैसे ही देश का विभाजन हुआ, तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हम विरासत में पैसा धन दौलत नहीं मिली। मिली तो क्या, बहुत बड़ी समस्या। जैसे हम आजाद हुआ देश, तो आजादी के बाद हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम विरासत में मिली देश का विभाजन और अनेकों समस्या। तो ध्यान रखना, विरासत में हमें क्या मिला, कुछ को तो विरासत में चीजें मिले, लेकिन हमें क्या मिला, विभाजन। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत के 2 टुकड़े, उसके बाद अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र के अंदर जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, सबसे पहला भाषण दिया भाग्यवधु से चिर या प्रतीक्षित भेंट के रूप में उन्होंने अपना भाषण दिया, जिसे दृष्टि विद डिस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा ये भाषण किसने दिया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और 2 बातों पर सहमति बनी लोगों की। कितनी बातों पर सहमति बनी, 2 पर। पूछ लिया जाता कि किन 2 बातों पर सहमति बनती है, तो जब आजाद हो गया, आजादी के बाद लोगों ने 2 बात रखी और ये कहा कि शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाओ, यानी कि हम देश जब चलाएंगे तो लोकतंत्र बनाएंगे, लोकतंत्र के अनुसार ही देश चलागा। पहली सहमति ये बनी। दूसरी सहमति ये बनी कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, यानी कि चाहे वंचित हो चाहे कैसा भी वर्ग, सबके लिए समान रूप से क्या करेगी, कार्य करेगी। इन 2 बातों पर सहमति बनती है और इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहला ही प्रश्न आपको पॉलिटिकल में बनता कि आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां तो बहुत सारी थी, लेकिन प्रमुख 3 चुनौती की हम बात करते हैं। सबसे पहली चुनौती आती है एकता एवं अखंडता की चुनौती। पहली चुनौती क्या है, सबसे पहली चुनौती हमारे पास थी राष्ट्र निर्माण राष्ट्र निर्माण करना। क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ उस समय भारत के अंदर लगभग 565 रियासत थी। कितनी रियासत है, 565 रियासत थी। और अपने आप में जो भारत था ना, वो एक महादेश के बराबर था, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें 565 और इन्हें एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसलिए कहा जाता एकता और अखंडता की चुनौती। यदि भारत की बात करें जाए तो भारत भारत अपने आकार, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने आकार और विविधता, विविधता का मतलब भारत के अंदर अनेक जाति, अनेक धर्म और अनेक भाषा के लोग रहते हैं। अनेक भाषा बोल रहे थे, अनेक ही धर्म थे, अनेक ही जाति के लोग रहते हैं। और ये अपने आप में एक महादेश के बराबर था। और यहाँ की विभिन्न भाषाओं, जाति, संस्कृति और धर्मों के लोग रहते थे। और भारत में अनेक रजवाड़ों में, मैंने बता दिया 565 रियासत थी, अनेक रजवाड़ों में बटा हुआ था, जिन सबको एक करना, यानी कि अनेक भाषा के लोग, अलग अलग भाषा के लोग अपने आप में वैसे ही लड़ाई रखा, अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़ते रहो, इन सभी को एक करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पहली समस्या यही थी। फिर आता है दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि लोकतंत्र बन तो गया, सबको पता है कि संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में पूर्व समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उन्होंने संविधान निर्माण किया। संविधान निर्माण करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। लेकिन समस्या ये थी, संविधान तो बना दिया, लोगों को संविधान के बारे में बताया कैसे जा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करे जा, इसे लागू कैसे करे जा। लोगों को तो मौलिक अधिकार ही नहीं पता क्या हो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं। तो ऐसी चीजों को लोगों को समझाना बहुत बड़ी समस्या थी, इम्प्लीमेंटेशन करना संविधान का। तो क्योंकि भारत लंबे समय से ही विदेशी शासकों के अधीन रहा, लोगों को गुलामी की आदत पड़ी थी, लोग बहुत लंबे समय से गुलाम बने हुए थे, उन्हें यही नहीं पता था मौलिक अधिकार क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करे जाएगा संविधान का। लेकिन भारत में संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपना लिया गया, अपना तो लिया गया, अब इसे लागू कैसे करे जा, लोगों तक पहुंचाए कैसे जा।
भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए। कितने अधिकार दिए गए? जब देश आजाद हुआ था, संविधान बना था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति रखने का अधिकार, अब वह कानूनी अधिकार बना देगा। तो अब लोगों के पास 6 मौलिक अधिकार है, और लोगों को किस चीज का अधिकार देगा? मतदान का अधिकार दिया गया। तो ये भी एक समस्या थी कि लोगों को कैसे जागरूक करे जाए। फिर आता समानता पर आधारित विकास, यानी कि हम एक ऐसा विकास करेंगे जिसमें सभी वर्गों का समान रूप से उद्धार होगा। इम्प्लीमेंटेशन, ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसमें सभी वर्गों के लाभ मिला। और योजना लेकर कहाँ से हो? क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति ऐसा हो रखी थी, हालत खस्ता थी जब देश आजाद हुआ, बिल्कुल बहुत हालत खराब। हमारी आर्थिक स्थिति चौपट, हमारे उद्योग धंधे चौपट, हमारी कृषि व्यवस्था जहाँ से हमारी आय का मुख्य स्रोत था बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। लोग रोजगार मांग रहे थे, लोगों को कहाँ से रोजगार दे, लोगों का विकास कैसे करे जा। तो ये समस्या हमारे सामने आई। लंबे समय तक, देखो यहाँ पे लिखा है, लंबे समय तक गुलामी झेलते भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। उद्योग धंधे और कृषि क्षेत्र की जो हालत थी बहुत बुरी, खस्ता हालत हो चुकी थी। रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, जगह जगह रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, गंभीर समस्या रही। फिर समस्या ये थी कि सभी के साथ समानता का व्यवहार कैसे किया जाए, और सामाजिक रूप से वंचित जो वर्ग, क्योंकि कुछ लोग बाग वंचित भी है, जैसे SC ST OBC के लोग, ये अल्पसंख्यक थे और वंचित थे, इन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लेकर आया जाए। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने थी। फिर स्वास्थ्य को लेकर समस्या थी, रोजगार को लेकर समस्या थी, तो अनेकों समस्या थी। तो यदि पूछा जाए 3 समस्या, तो एकता और अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना, समानता पर आधारित विकास, ये 3 समस्या प्रमुख थी। तो देखो नेक्स्ट आता है, जैसे ही देश आजाद हुआ, देश आजादी के समय ही सबसे पहला द्विराष्ट्र सिद्धांत की पुनिशन थोड़ी आई सामने एकदम से। मैंने बताया कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमें विभाजन का सामना करना पड़ा। तो ये विभाजन का सामना हुआ कैसा? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का जो प्रमुख नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि ये जो देश है ना भारत, ये 2 कौमों का देश है, एक कौम का देश नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम, इसमें 2 कौम का देश है, 2 कौमों का यहाँ से बराबर का अधिकार है। अब आप आजाद हो गए तो मतलब हिंदुओं को तो भारत मिल गया, हमें क्या मिला? हम अभी अलग सा एक मुस्लिम देश चाह रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हो? मुसलमान रहता हो। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने करी? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने। यदि आपसे पूछ ले जा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत थोड़ी किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना ने बात करी। अब देश का विभाजन होता है, तो देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर। आप लोगों से पूछा जाएगा कि देश का विभाजन कैसा हुआ, तो धर्म के आधार पर, तो धार्मिक आधार पर देश का विभाजन कर दिया गया। अब क्या हुआ देखेगा कि जिन क्षेत्रों में संख्या के आधार पर, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल आबादी है, यानी कि मुस्लिम ज्यादा, वे क्षेत्र पाकिस्तान में सौंप देंगे, और जो हिंदू बहुल एरिया वो भारत में रखेगा। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत का एक नेता था जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की विरोध करा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो एक ऐसा नेता थे अब्दुल खां गफ्फार, मोमडन थे, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं चाह रहा और हम हिंदुस्तान में रहूंगे। अरे द्विराष्ट्र सिद्धांत जो थोड़ी है या बिल्कुल बेकार है, इसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए ना सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये गांधी की तरह थे बिल्कुल, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए सीमांत गांधी किसे कहा जाता? खान अब्दुल खां गफ्फार। और नेता कहाँ के थे? पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के अच्छे खासे नेता थे, और इनकी पकड़ थी लोगों में। धार्मिक आधार पर देश का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 बड़े इलाके शामिल करेंगे, यानी जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया वो पाकिस्तान में रख दिया गया। 2 इलाके जिनमें पहला क्या था भाई? पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। जो आज पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान में इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ। कब हुआ? 1971 में पाकिस्तान से अलग हो जाता है और बांग्लादेश इसका नाम पड़ जाता है। जैसे ही विभाजन हुआ तो पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुल प्रांत, जो पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत है जिनमें मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, वे पाकिस्तान में शामिल कर दिए। कहाँ शामिल हो गए? पाकिस्तान में। फिर आता है विभाजन की समस्या। विभाजन तो हो रहा, लेकिन विभाजन की समस्या क्या क्या है लोगों के सामने? पहला है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए जगह जगह देश के अंदर, खासकर पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम और सिख संप्रदाय के बीच दंगे भड़के। लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, आग लगानी शुरू कर दी घरों में, ऐसे दंगे भड़क गए। उसके बाद पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली।
परिणाम क्या है, 1.5 करोड़ अपने घर बार छोड़कर, अपने घर छोड़ दिए, जायदाद छोड़ दी, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, क्योंकि जब बोल दिया गया कि जो मुस्लिम है, ठीक है, वे पाकिस्तान जाएंगे, और जो पाकिस्तान में हिंदू आबादी है उसे भारत आना। तो ऐसे समय में जबरदस्ती जो अपना घर बार छोड़ना चाहते हैं उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और कितने 1.5 करोड़ लोगों ने जबरदस्ती अपनी जमीन जायदाद और घर बार छोड़े। इसके बाद भारत में आए शरणार्थी, क्योंकि भारत में शरणार्थी आए कहाँ से, पाकिस्तान से। पुनः पुनर्वास, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए हम पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा सरकार को, और उसके लिए पुनर्वास आयोग बनाया, पुनर्वास आयोग बनाना पड़ा इमरजेंसी में। वो तो के कारण विभाजन का परिणाम रिजल्ट क्या पड़ा, इससे लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। जो लोग घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे उन्होंने जबरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ा। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सांप्रदायिक दंगे भड़के, लोगों ने एक दूसरे को मारा काटा, औरतों को अगवा किया था। एक समस्या यह भी देखने को मिली, कुछ लोगों ने महिलाओं को टारगेट करा, महिलाओं को घरों से उठाया और जबरदस्ती उनके साथ में शादी की, किसी ने लड़कियों के बलात्कार किए और उनके जबरदस्ती धर्म बदलवाए, ऐसे ऐसे कारनामे करे लोगों ने। जब लोगों ने देखा कि लड़कियों के साथ रेप करे जा रहे, जबरदस्ती अगवा किया जा रहा, उठाया जा रहा, अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बहू बेटियों को मार डाला। याद रखना, जब देखा कि ऐसे ऐसे कांड हो रहे भारत के अंदर, तो लोगों ने अपनी ही बहू बेटियों को क्या कर दिया, मार डाला। ऐसी समस्या झेलनी पड़ी विभाजन के बाद। 80 लाख लोग घर छोड़ना पड़ा, 80 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। और 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी क्या करी, जान गंवाई। तो ये विभाजन का परिणाम हमें झेलना पड़ा। एक ही रात में 10 से 15 लाख लोगों ने जान गंवा दी। और यही जो फैसला था, ये फैसला बहुत बुरा माना जाता है भारत के इतिहास में, क्योंकि यदि हम चाहते तो अंग्रेजों से 102 साल और लड़ते, आजादी 1947 की जगह 1950 में मिल जाती। 10 से 15 लाख व्यक्ति हमारे अंग्रेजों के साथ लड़ते नहीं मरते, लेकिन विभाजन के समय इतने लोगों ने क्या गवाई, जान गवाई। तो इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम के परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। अब मैंने आपको बताया रियासतों या रजवाड़ों को भारत में मिले 1947 से 1949 तक। जब देश आजाद हुआ तो हमें क्या देखने को मिला, भारत कितने टुकड़ों में बटा था, 565 रियासतें थी और एक रियासत पर एक राजा बैठा था, यानी कि 565 राजाओं को एक करना और भारत में मिलाना, एक अखंड भारत बनाना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन इस जिम्मेदारी किसने ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी, जिन्हें लोहा पुरुष कहते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि से रियासतों के क्या, देखो आजादी से पहले, यहाँ पॉइंट था, आजादी से पहले, यदि हम आजादी से पहले की बात करते तो भारत 2 भागों में बटा था। पहला ब्रिटिश शासक, कुछ जगहों पर ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, और कुछ जगहों पर किसका शासक था, देसी रियासतें। और देसी रियासतें कितनी थी, 565 रियासतें थी जब भारत आजाद हो गया। यहाँ आजादी के पहले की बात है। अब आजादी के बाद, आजादी के बाद जब आजाद हो गया तो इन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद 3 विकल्प दिए गए। इन्हें कहेगा कि या तो आप भारत में विलय हो जाओ, यदि आपकी इच्छा है तो आप भारत में शामिल हो जाओ। दूसरा ऑप्शन दिएगा, आप भारत में नहीं विलय होने चाहते तो आप पाकिस्तान में चले जाओ। तीसरा ऑप्शन दिया कि आप कहीं भी नहीं जाना चाह रहे तो आप स्वतंत्र बने रह सकते हो। तो रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे, भारत में विलय हो जाओ, पाकिस्तान में विलय हो जाओ या स्वतंत्र बने रहो। ऑप्शन तो दे दिए, लेकिन सबको विलय करना था भारत में, ऑप्शन तो उन्हें दे दिए खुश करने के लिए। लेकिन क्या था, जो मुख्य काम था उन्हें, हम अखंड भारत बनाता, और अखंड भारत बनाने के लिए देशी रियासतों का विलय भारत में बहुत आवश्यक था। इसीलिए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रियासतों को एक राष्ट्र में, एक देश में मिलाना बहुत आवश्यक था। और इस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन ने बहुत ही समझदारी से इन रियासतों को भारत में विलय किया। पटेल ने और मेमन ने अधिकांश रियासतों को समझाकर भारत में शामिल कर लिया। कुछ रियासतें तो ऐसी थी जो प्यार से ही समझ गई और बात तो सही मान गई, ठीक है ना। और उनमें कितनी रियासतें थी ऐसी, 555 रियासतें से अधिक रियासतों ने बिना किसी समस्या के विलय पत्र, एक विलय पत्र बना रखा था जिस पर कुछ नियम लिखे गए थे, उस पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए। इसे बोलते इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
लेकिन कुछ रियासतों को भारत में विलय करने में समस्या है। जैसे जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत का जो निजाम था, मतलब जो वहाँ का शासक था, उसने सबसे पहले कहा कि मैं भारत में नहीं विलय होने का। उसके बाद जब इसने बने कर दी तो हैदराबाद का निजाम आया, उसने भी कहा कि मैं भी भारत में विलय नहीं होने का। फिर उसके बाद कश्मीर का शासक था, उसने मने कर दी। एक को देख कर एक, तो कहा खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदला। तो ऐसे ही इन्होंने रंग बदले, सबने कह दिया हम भारत में विलय नहीं होने के। अब जो जूनागढ़ का शासक था वो पाकिस्तान में विलय होना चाह रहा था, इसमें विलय होना चाह रहा था पाकिस्तान, वो सोच रहा था कि पाकिस्तान में विलय हो जा। लेकिन 1948 में 1948 में जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब जनता से पूछेगा कि आप जो जूनागढ़ की जनता हो भारत में विलय होना चाह रही है पाकिस्तान में। वोटिंग होती है, वोटिंग में क्या होता है 91% रिजल्ट आता है। 91% रिजल्ट में कहते हैं कि हम भारत में विलय होना। तो जनता ने कहा कि कहाँ जाना, हम भारत में विलय होना, पाकिस्तान में विलय नहीं होना। इसीलिए जो जूनागढ़ रियासत थी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय होगी। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जनमत संग्रह के आधार पर कौन सी रियासत भारत में विलय होती है, तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत। फिर अब आती है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या करा, जो हैदराबाद का निजाम था उसने क्या किया, पाकिस्तान का विरोध किया। इसका विरोध किया पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मिलना नहीं चाह रहा था, ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था। क्या रहना चाह रहा था? स्वतंत्र। अब क्या हुआ, भारत में तो विलय करना था। सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो 1948 में चला ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिकों ने हैदराबाद पर आक्रमण करा और हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया। तो ये सैनिक के दम पर, किसके दम पर? सेना के दम पर हैदराबाद रियासत को 1948 में भारत में मिला लिया। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो किसके खिलाफ चलेगा था? हैदराबाद रियासत के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन पोलो। फिर आता है कश्मीर। कश्मीर का शासक भी ऐसा ही था, जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था भाई? हरि सिंह। ये बंदा ऐसा था, ये भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था। ये भी क्या रहना चाह रहा था? स्वतंत्र रहना चाह रहा था। लेकिन इसने बिल्कुल पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा है इस चीज से। पाकिस्तान ने ठाकर क्या करा, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जो हरि सिंह था ये भागा भागा भारत के पास में, हाथ जोड़ता है, बाबूजी बाबूजी मेरा तो मुंह छेद लिया पाकिस्तान वालों ने, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वह सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे, लेकिन कंडीशन एक होगी, विलय कहाँ होना है? भारत में। उन्होंने कहा जी जो भी करो आप, पर मुझे बचा लो। अब क्या होता, अब भारत वालों ने अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर दी, पाकिस्तान को भगा दिया वहां तक। अब क्या होता, इस प्रकार से जो हरि सिंह था उसने विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो कुछ रियासतों ने परेशान किया है, लेकिन भारत में विलय होगी। कुछ रियासतों ने परेशान भी किया है, तो ध्यान रखना है 4 रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या था, हम पहले से ही बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे देश को लेकर। लेकिन क्या कुछ समय बाद देश में एक समस्या और उत्पन्न हुई। लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करी। क्योंकि मैंने आपको बताया था भारत के अंदर विभिन्न भाषा के लोग बाहर रहते थे, और लोगों ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें भी उनकी गलती नहीं है। सबसे पहला 1920 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने कहा था कि जब देश आजाद होगा और हमारी सरकार बनेगी तो हम भाषा के आधार पर लोगों को राज्य देंगे। अब यह बात लोगों के आ गई याद। देखो, आजादी के बाद भारत में भाषा और संस्कृति के आधार पर लोगों ने राज्यों की क्या की, मांग उठाई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस में नागपुर जो कांग्रेस होता उसका नागपुर में अधिवेशन होता 1920 में, पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की क्या की गई थी, इसमें बात की गई थी। यह बात जनता को याद आ गई भाई। जनता ने कहा दे दो राज्य भाषा के आधार पर। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठाई गई। केंद्र सरकार ने सोचा कि चलो कोई इतना बड़ा तो मसला है नहीं, इस मसले को थोड़े समय के लिए
कोशिश करी कि टाल दिया जाए, इसे अनदेखा कर दिया। इस कारण क्या होता, जनता ने बहुत विरोध करा, जनता को बड़ा गुस्सा आ गया कि हम तो राज्य की मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी ओर देख नहीं, हम पागल थोड़ा ही ना है। सर्वप्रथम मद्रास की जो चेन्नई का तेलुगु भाषी क्षेत्र, चेन्नई के तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन चला, क्योंकि जब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो जो तेलुगु भाषा के लोग उन्होंने सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन चलाया और आंध्र प्रदेश को अलग से राज्य की मांग की कि आंध्र प्रदेश राज्य जो बनागा वो ऐसा बनागा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति रहते हो जिस तेलुगु भाषा बोलते हैं। लड़ाई कहाँ से छिड़ी, तेलुगु भाषा। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा कौन सी बोलते हो, तेलुगु भाषा बोलते हो, और इस आधार पर हमें एक राज्य चाह रहा जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, इसकी मांग उठाई। अब इनकी बात को मनवाने के लिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, अच्छे नेता थे, विधायक थे उस समय इस एरिया से, और उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। वे भी इनके साथ में अनिश्चित काल धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद क्या होता, 56 दिन की भूख हड़ताल में 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल के बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण जो जनता होती है वह भड़क उठती है, क्योंकि जो उनका नेतृत्व कर रहा है वही नेता, जो नेता जनता का नेतृत्व कर रहा है वो उस समय मर जा, ऊपर से विधायक हो, तो क्या होता है, जनता भड़क उठी। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। आंदोलन ने जगह जगह गाड़ियां जलानी शुरू कर दी, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अब क्या होता, जो वहां के विधायक थे, क्योंकि जो मद्रास के अन्य विधायक थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिए, सरकार को बहुत समस्या हुई। तुरंत सरकार ने 1952 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करी। यदि आपसे पूछे जाए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कब की, तो आंसर होगा 1952। यदि पूछ ले जाए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया, 1953। यहाँ से दोनों ही पर्सन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा 1952 और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग लेकर आई सरकार। क्या लेकर आई, राज्य पुनर्गठन आयोग, और जिसका काम था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना। ये आपसे पूछे जा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 1953 में। 1953 में केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था फजल अली, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। इसमें किया गया जो इसकी सिफारिश थी, इसमें कहेगा कि जो त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली से क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। दूसरा इसमें बोलेगा कि केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे अंडमान और निकोबार और दिल्ली मणिपुर को छोड़कर बाकी सभी को उनके पास वाले राज्य मिला दे जा। यानी कि ये 3 छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश, बाकी जितने भी प्रदेश है उनके पास वाले राज्यों में मिला दे जाए। और जो राज्यों का सीमांकन होगा, जो हम सीमा निर्धारित करेंगे, जो है सीमा से निर्धारित होगी, तो सीमा निर्धारित होगी भाषा के आधार पर। इसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा का सीमांकन वहां पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर लोग राज्य मांग रहे थे, तो भाषा के आधार पर ही सीमांकन होना चाहिए। अब आता जो आयोग था 1953 में बना था, उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। पूछ ले जाएगा कि आयोग ने, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। और इस आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया। जो रिपोर्ट आई इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, यदि आप लोगों से पूछे जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या पूछे जाए अधिनियम, तो आपको आंसर देना 1955 में क्या होता, पारित होता। और इसमें कहेगा कि देश के सिर्फ 14 राज्य बनाए। कितने राज्य, 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। कितने, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा भाषा के आधार पर राज्यों के नाम आप लोगों ने देखोगे भाषा के आधार पर। जैसा जो राज्य, जैसा आप लोगों ने देखा, सबसे पहला तेलुगु, क्या बनाया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना सबसे पहला राज्य कौन था, भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा बोल रहे थे। तमिल, तमिल बोलने वालों को क्या दिया गया, तमिलनाडु बना दिया, तमिलनाडु। जो गुजराती बोल रहे थे, गुजराती, जो गुजराती बोल रहे थे उन्हें गुजरात दे दिया गया। लो भाई मौज लो गुजरात बोलने वाले। जो मराठी बोल रहे थे कि भाई मराठी बोल रहा है कोई, तो उन्हें महाराष्ट्र दिया गया, महाराष्ट्र का। जो पंजाबी बोल रहे थे, पंजाबी,
पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया हुआ है। मौज करो। मलयानम, जो मलयानम बोल रहे थे उन्हें केरल दे दिया हुआ है। और जो खड़ी बोली बोल रहे थे जैसा हम हो गए, उन्हें दे जाएगा उत्तर प्रदेश। हिंदी, इसमें हिंदी बोलने वाले और खड़ी बोली बोल रहे थे उन उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, तो गुजरात गुजराती भाषा बोलने वालों को मिला, महाराष्ट्र मराठी वालों को, पंजाब पंजाबी वालों को। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।